हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है कि नहीं। चलिए तो गाइस आज हम आपको एकदम मजेदार टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं। कौन सा मजेदार टॉपिक? अच्छा, वैसे आप लोग तो जानते ही हो कि हमारी क्या सीरीज चल रही है, टारगेट बैच चल रही है एक तरीके से। और कौन सी टारगेट बैच चल रही है, वो भी 2023 को टारगेट की जा रही है। बिकॉज आप भी जानते हैं कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम होंगे, उसके बेस पे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जो स्टूडेंट न्यू है उसके लिए मैंने ये बात कही है, पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं ये बात, है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है, शॉर्ट में उसे कहते हैं एपी, हिंदी में कहते हैं उसे समांतर श्रेणी और इंग्लिश में कहते हैं उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर आप में से कोई जो मुझसे पढ़ चुका है तो वो ये जानता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने कितना बढ़िया पढ़ाया था। इससे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी टीचरों में बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं ये हमेशा ही कहूंगा भाई सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस बात होती है नजरिए की कि आपका नजरिया कैसा है, कि आप देखना क्या, मतलब किसी को जो पढ़ा रहा है वो कैसे समझना चाहते हो, है कि नहीं। पर मेरा मानना ये है कि मैंने जो टॉपिक आपको जो पढ़ाया है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, एकदम बढ़िया पढ़ाया है, ठीक है भाई। चलिए तो आज ही उस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक सी बात है, ठीक है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को जानता नहीं है उसके लिए मैं थोड़ी सी बेसिक सी लाइंस बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग को पता है कि मैंने आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी जब मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की क्लास ली थी, एकदम टोटली पूरे फुल चैप्टर के साथ, है क्या नहीं। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, रिमेम्बर कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक एक लड़का होता है, ठीक है। मैं अभी अपने मन से रैंडमली नाम ले लेता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है संजू, ठीक है। संजू एक लड़का है। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो संजू एक लड़का है तो वो अपने पिताजी के संग, अपने पिताजी की फैमिली में या फिर रिलेटिव में कहीं मतलब कहीं शादी में गया था, मैरिज में गया था, ठीक है, शादी अटेंड करने। ओके, चलिए तो होता क्या है कि संजू तो होता है क्या, छोटा होता है कि नहीं। 15 साल का, मतलब 15 ईयर्स का होता है, 15 साल का होता है। तो उसको थोड़ा सा दिमाग में नहीं रहता कि यार ये शादी में हो क्या रहा है। हालांकि देखा है आज की जनरेशन जो है ना, वो भले ही वो 15 साल की हो, वो ये बात जानती है कि हम मैरिज में जा रहे हैं, मैरिज अटेंड करने जा रहे हैं। मोस्टली छोटे बच्चों के मन में क्या होता है कि हम मैरिज का ही भाड़ में हैं, हमें मतलब है खाने पीने से, हमें मतलब है एकदम वहां पे स्टार्टअप क्या होगा, हमें मतलब कि वहां पे भोजन में क्या होगा, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। लेकिन यहाँ बात करते हैं हम संजू की। तो संजू क्या कहता है कि संजू बोलता है कि पापा यहाँ पर हो क्या रहा है। एक पल उसके दिमाग में टच होता है, दिमाग में ये बात कि पिताजी ये हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अपन सब नॉर्मली सब तैयार होके आए हैं, लेकिन वहां पे एक ऐसे दो अनोखी पर्सन हैं जो कुछ ज्यादा ही सजे धजे, है कि नहीं। बात तो सही है, संजू ने बात तो गलत नहीं कही है। तो होता क्या है कि जो संजू के पिताजी कहते हैं, बेटा कौन की बात कर रहे हो तुम। पिताजी कहते हैं, तो पिताजी के ऊपर इशारा करते हुए कहता है, पिताजी वो देखो स्टेज की तरफ वो दोनों बैठे हैं, उनके लिए एकदम स्पेशली कुर्सी बीच में रखी है, हम लोग को यहाँ साइड में हमें यहाँ पे टेबल कुर्सी बिछा दी, उन्होंने बोली बैठ जाओ। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा बात तो सही है तेरी, लेकिन तुझे एक बात बता देता हूँ, होता क्या है जो मैरिज में अपन जिसकी मैरिज अटेंड करने आए हैं वो उन्हीं की ही शादी है, तो इसी रीजन से उनको तो प्राथमिकता दी जाएगी, तो उन्हीं की शादी ही हो रही है। बात तो सही है। फिर होता क्या है कि संजू बोलता है कि पिताजी मुझे भी शादी करनी है, फिर क्योंकि मुझे भी प्राथमिकता चाहिए भाई। क्यूरियोसिटी तो हर किसी बच्चे में होती है, तो वो नादानी में उसने बोल दिया भाई कि भाई हमें भी है ना, मुझे भी प्राथमिकता चाहिए, ऐसी जैसी नहीं दी जा रही है। ये सबको पता है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि पिताजी कहते हैं कि बेटा अगर तुझे मैरिज करनी है ना, उसके लिए तुझे अच्छा कमाना पड़ेगा। अब तू जानता है कि कमाना क्या होता है। तो संजू कहता है कि क्या होता है। तो पिताजी कहते हैं बेटा जब तू महीने का 10,000 रुपये कमाने लग जाएगा तब मैं तेरी खुद शादी करा दूंगा। अब आप में से कोई ये सोच रहे होंगे सर आजकल 10,000 रुपये में क्या होता है। तो बेटा मैं बता दूं, जब मैं आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी जनरेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें 10,000 रुपये छोड़ो 5,000 में भी गुजारा हो जाता था, ठीक है। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझो, उसको भावनाओं में मत बह जाओ और रियलिटी में मत उतारो, ठीक है, बस स्टोरी को समझो, ठीक है। अब होता क्या है कि पिताजी कहते हैं अपने बेटे को, बेटा जब तू 10,000 रुपये कमाने लग जाएगा तब मैं तेरी शादी करा दूंगा, ठीक है। पिताजी कहता ठीक है पिताजी। ऐसी समय धीरे धीरे करके बीतता गया। तो एक समय ऐसा भी आता है कि संजू एकदम बड़ा हो जाता है थोड़ा और वो कमाने लग जाता है। तो वो दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आता है, कहता है पिताजी देखिए मैं अब कमाने लग गया हूँ, मेरे को 10,000 रुपये महीना मिलने लग गया है जैसे कि आपने बोला था। तो पिताजी कहते हैं बेटा तू भी तो जानता है यार आज की जनरेशन कैसी हो रही है। तो पिताजी कहते हैं पिताजी मुझे नहीं पता, आपने जो बात मुझे कही थी ना मैं वही सोच के बैठा हूँ, तो आपको मेरी शादी करानी पड़ेगी। फिर पिताजी कहते हैं बेटा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
पर वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि तू 10,000 रुपये भले ही महीना कमाने लग गया है, लेकिन जिस टाइम पे तूने मुझसे पूछा था ना, उस टाइम पे इतने रुपए बहुत माने जाते थे, लेकिन आज का ऐसा समय है कि ये 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये मात्र 1 महीने 2 महीने में भी हाल खत्म हो जाते हैं, समझ के चलो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई अब तेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि आज की जनरेशन के हिसाब से तुझे जब तक तू 20-25 हज़ार रुपये नहीं कमाएगा तब तक तेरा गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो संजू कहता है कि पिताजी आपको पता है कि मेरी है ना जो 10,000 रुपये जो मेरी तनख्वाह है, जो मेरी सैलरी है 10,000 रुपये की, वो हर साल या बोलूँ हर 6 महीने में उसकी 1,000 रुपये बढ़ती जाएगी। क्या होगी? ये हर 6 महीने में 1,000 रुपये बढ़ेगी, या बोलूँ हर साल 1,000 रुपये बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लो आज मेरी 10,000 है, अगले साल मेरी 11,000 हो जाएगी, उसके अगले साल मेरी फिर 12,000 हो जाएगी, ऐसे करके करके बढ़ती जाएगी। तो संजू सोचता है कि यार आज मेरी 10,000 है, अगली साल 11, उससे अगली साल 12, उससे अगली साल 13, तो ऐसे करके बढ़ेगी। पिताजी ने तो सीधा बोल दिया कि भाई अगर तेरी जब 20,000 25,000 होगी तो ही मैं तेरे को शादी के बंधन में मांगूंगा, लेकिन जब तक के लिए तेरे को रुकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। तो संजू कहता है कि यार विचार करता है कि यार मेरी इनकम अभी करंट की कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, जिसमें हर साल 1,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होना है। बहुत बढ़िया। तो भाई वो भी जानता है कि हर साल 1,000 रुपीज़ बढ़ेंगे तो भाई ये दोनों 11 हो जाएंगे, फिर अगले साल 12 हो जाएंगे, ऐसे करके उसे 9-10 साल तो लग ही जाएंगे कि 20-25,000 की समथिंग लाने में। या अगर 25 की सोच के बैठा है तो भाई 10 से 15 साल तो लग जाएंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधा मतलब आप में से कोई सोच रहा होगा कि सर आप क्या स्टोरी सुनाने में लगे हो, तो सुनो बेटा, अर्थमेटिक का रियलिटी में मीनिंग क्या होता है। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसी अर्थमेटिक मतलब ऐसी कोई श्रेणी, ऐसी कोई सीरीज, जिस सीरीज में कोई भी स्पेशल नंबर हम उसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें नेक्स्ट टर्म हमें मिलती है, वो हमारी कहलाती है अर्थमेटिक सीरीज। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी भाई संजू की जो वेतन है उसकी सैलरी है 10,000 रुपये, हर साल 1,000 रुपये बढ़ेगी, तो उसे नेक्स्ट टर्म क्या मिल रही है? 11,000। फिर अगली साल 1,000 बढ़ी, फिर क्या मिली? 12,000। तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई उसकी इनिशियल वैल्यू थी 10,000 रुपीज एंड हर पर ईयर उसकी 1,000 के इंक्रीमेंट होता है, और ऐसे करके 10 या 15 साल में उसकी 20 से 25,000 की सैलरी फाइनल वैल्यू बनती है। क्या बनती है? फाइनल वैल्यू। तो आपको अब दिमाग में आया कि इसमें जो सीरीज की बात की जा रही है कि कोई भी सीरीज, जिस सीरीज में ऐसा कोई स्पेशल नंबर समांतर क्रम में आप जोड़ो या घटाओ, उसी को ही हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज, जिससे हमें नेक्स्ट टर्म मिल सके। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसी को लेके। कैसे? देखिए बच्चों, अगर इसकी सैलरी इस साल 10,000 रुपये, नेक्स्ट ईयर इसकी 1,000 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपये। अगले साल बढ़ेगी तो 12,000 रुपये। तो ऐसे करके इसको नेक्स्ट टर्म बढ़ती जा रही है इसकी। लेकिन इनमें एक और बात हो रही है, क्या हो रही है कि समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। इसमें 1,000 जोड़ा, इसमें भी 1,000 जोड़ा, इसमें भी 1,000 जोड़ा, तो समांतर क्रम में जोड़ रहे। ऐसे ही अगर समांतर क्रम में घटा रहे होंगे और हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है तो हमें कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आई होप जो स्टूडेंट बेसिक से सीखना चाहता था उसका ये सबसे बड़ा बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, वो भी किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी बच्चों अगर जो लोग और सीखना चाहते हैं इसके बारे में, हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन है, हमारे यूट्यूब चैनल SS सरस्वती क्लासेस का प्लेलिस्ट सेक्शन है, उसमें आप जाइए, वहां पर आपको AP की 10th क्लास की एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिलेगी। अच्छे से वॉच करिए, उसको गौर डालिए, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो गाइस, आई होप आप लोग को पता ही है कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन समझने के लिए आप रेडी हैं? चलिए, तो भाई आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, ओके जी ना। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज का, कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP
एपी मतलब यहां बोला जा रहा है एपी की ऐसी कौन सी टर्म है, और एपी सीरीज कौन सी है भैया हमारी, एपी सीरीज है 21 18 15 कॉमा डैश 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 इज माइनस की 81 क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये एपी सीरीज दी गई है, इसमें बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है हमारी एपी की जो 81 माइनस के 81 है ना, जो हमसे जानना चाहता है कि माइनस की 81 जो दिख रही है ना, जी ऐसी कौन सी टर्म है एपी की, मतलब ऐसी कौन सी टर्म कहलाती है। अब आप में से कोई स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर आप क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि बेटा जब भी हमें यहाँ पर वो सीरीज दी जाती है, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि जब 10,000 रुपीज थे, अगली टर्म 12,000, अगली 13,000, तो ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, ये तीसरी टर्म थी। इससे तो समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही इसने बोला कि भैया यहाँ पे माइनस के 18 जो है वो ऐसी कौन सी टर्म है, वो हमें बताओ, हमें जी बताना, सिंपल सी बात। तो बच्चों जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं वो लोग जानते हैं कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा ए एन इक्वल में ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस के 1 डी। आई होप आपको रिमेंबर हो गया होगा बच्चों कि पहली बात तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। भाई पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं, ए एन को हम कहते हैं लास्ट टर्म को डिनोट करता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा, ढंग से समझना। ठीक है, अगर मुझे इसमें ये वैल्यू चाहिए तो कैसे पता लगाऊंगा, भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, जी वाली, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू जिससे स्टार्टिंग हो रही है वो फर्स्ट टर्म हुई, तो ये इनिशियल वैल्यू है। और जी भैया ये माइनस मत समझ लेना, ये तो केवल डिनोट कर रहा है ये सीरीज चालू हो रही है। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या हमारी 21, तो ए हमारी फर्स्ट टर्म हुई जिसे हम 21 कहेंगे। ठीक है, बढ़िया है। अब बात करते हैं ए एन की। ए एन हमारी कौन सी होती है, लास्ट टर्म होती है, जो कि हमारे सामने शो हो रही है माइनस की 18, जी माइनस की 18 है। ठीक है, कॉमा, ठीक है, माइनस की 18 है ना, हाँ माइनस की 18 है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, भाई नंबर ऑफ टर्म तो हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं, हमें पता लगाना है ना लास्ट टर्म कौन सी है, यही तो फाइंड आउट करना है, तो इसको तो छोड़ दो। तो डी बचा, डी देखो, डी कौन सा भैया, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपको बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस हम ऐसे निकालते हैं। मैंने बोला ना कि जो संजू था उसकी 10,000 थी सैलरी, अगले साल 11 हो गई, अगले साल फिर 12 हो गई, तो भाई जो पहली टर्म क्या है उसकी 10,000 और दूसरी टर्म कौन सी जो अगले साल वाली 11,000। जब कॉमन डिफरेंस निकालने की बात होती है तो हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। समझ में आया, नेक्स्ट टर्म मतलब आगे की टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होती है कॉमन डिफरेंस। ओके, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डी से। भाई यहाँ पे पहली टर्म तो ये है, तो इसके बाद वाली टर्म नेक्स्ट टर्म कहलाएगी। तो अगर इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ तो कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो देखिए क्या आएगा, डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 21 में से 18 जाएंगे, हमारे बचेंगे 19 20 21 माइनस के 3 बचेंगे। करेक्ट, चलिए अब वी नो दैट, क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पुट करिए। ये फॉर्मूला हम जब ही निकालते हैं जब लगाना होता है कि हमें कभी कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि एंटर नंबर ऑफ टर्म बतानी हो, तो हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लास्ट टर्म यहाँ डिनोट हो रही, कहाँ गई जी रही, लिख दो माइनस की 81, फर्स्ट टर्म 21 प्लस एन हमारा आ गया, एन भैया कहाँ है, अरे एन भैया तो हमें निकालना है, तो भैया इसको ऐसे डिज रहे हो। डी कौन है, कॉमन डिफरेंस, कितना आ गया माइनस के 3, तो माइनस के 3 है तो इसलिए ब्रैकेट में। ओके, ये मल्टीप्लाई में। ओके बच्चों, सॉल्व है। माइनस के 81 इक्वल टू में 21 प्लस में माइनस के 3 का इंटू इसमें कर दो। भाई इसमें करोगे तो ये माइनस प्लस का हट जाएगा, क्यों भैया ब्रैकेट हट जाएंगे ना सारे, तो माइनस के 3 का इंटू प्लस के एन में करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3 एन, इसका इंटू इसमें करोगे तो प्लस के 3। बढ़िया, 21 और 3 होते हैं हमारे कितने, 22 23 24 होते हैं। बढ़िया है, 24 हो गए, और माइनस की 81 है,
इसको यहाँ भेज दो, प्लस के 3n को यहाँ, सॉरी माइनस के 3n को यहाँ भेज दो, तो ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये माइनस वाली यहाँ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये हो गई। और 21 और 3 कितने होते हैं 24, बढ़िया है बढ़िया है। 81 और 24 जोड़ दो भैया, कैसे जोड़ोगे, 4 और 1 5 होते हैं, और 8 और 2 10 होते हैं, हो गया। 3 से इसे काट, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक इसको दे दिया, 3 5 के 50। तो भैया n की वैल्यू क्या आ गई 35, कितनी आ गई बच्चों 35 जो आपकी निकल के आई है ना बच्चों, जो होती है हमारी कौन सी टर्म, लास्ट टर्म बता रहा है कि जो माइनस की 81 है ना, जो हमारी पहले से लेके लास्ट टर्म जा रही है, तब 35 नंबर की टर्म है ये माइनस के 81। कौन सी नंबर की टर्म है 35 नंबर की टर्म है, जिसे हमने 35 टर्म टीएच के नाम से भी शो करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो वीडियो को अभी लाइक करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और जिसको नहीं समझ में आया वो फटाफट मुझे कमेंट में बताए, जिससे मैं उसको सॉल्यूशन जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, रिप्लाई जरूर बताऊंगा। ओके बच्चों, नोट डाउन इट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने ये डिटेल में बताया ना बच्चों, ऐसे ही आपको अब आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस बार मैं डिटेल नहीं करूंगा, इस बार डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, जैसे वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको भी इंटरेस्ट है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक फाइंड आउट करता हूँ आपके लिए बढ़िया सा अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंस सके। ऐसा नहीं कि कोई फंसेगा, मैं जी कह रहा हूँ कि फंस सके, क्या पता वो फंस भी जाए, हम तो इंपॉर्टेंट बता सकते हैं जो कि आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएं जिसमें। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, तो आई होप यू आर रेडी। चलिए भाई मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर कर देगा, तो इसलिए बेफिक्र रहो जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है। और जो क्वेश्चन है ना एक बार और देख लीजिएगा, एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए मेरे संग, फिर देखने के बाद अकेले में एक बार और देखिएगा, तो जरूर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओ ये फॉर्मूला मिटाना ही नहीं चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन दोबारा लिख देते हैं। चलो ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया, क्या कहता है, कहाँ गया जरा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी मल्टीपल्स, ठीक है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 10 and 250। देखो भाई दिख तो रहा है ना बच्चों, एक मिनट, ऑलराइट, आई थिंक समथिंग प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से ऊपर वाली डिजिट हाइड हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ऊपर वाली जो डिजिट हाइड हो गई है ना, आप टेंशन ना लो, नीचे हमारी एक प्लेट में हमारे क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, उन क्वेश्चन को आप वॉच कर सकते हो, वही क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो मैंने अपने लिए लिख दिया और जिनको दिख रहा है उनके लिए, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 एक डिजिट है, ठीक है, 4 लाइक बिटवीन 10 and 250। तो भाई एक सीरीज इनडायरेक्टली बोल दी गई है, कह रही है ये 10 से लेके 250 के बीच में जो सीरीज है उसमें कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 से जो कर सके, ठीक है, मतलब एक तरीके से हाउ मेनी मल्टीपल मतलब 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, ठीक है, बढ़िया है भाई। मैं तो इतना जानता हूं कि मुझे यहाँ पर है ना मल्टीपल्स तो निकालने हैं, लेकिन हमें यहाँ पर है ना इन्होंने बोल दिया 10 से लेके 250 के बीच की वैल्यू बतानी है, यानी कि नंबर बताने की कितने मल्टीपल्स हैं,
जो 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर बताने हमें मल्टीपल्स के, बढ़िया है। तो भाई ऐसी बात है, इस क्वेश्चन में तो इजी तो बहुत है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या, हमें पहले सीरीज लिखनी पड़ेगी। तो सीरीज कैसे बनाओगे, है कि नहीं। तो सीरीज बनाने का बढ़िया टॉपिक है, देखिए 10 है, 10 के बाद आप देखो कि 4 का कोई मल्टीपल आता है, 11 आता है क्या, नहीं आता। 12 आता है, जी बिल्कुल आता है, लिख दो कॉमा। 13 आता है, नहीं आता। 14 नहीं आता। 15 नहीं आता, ये भी नहीं आता। 15 नहीं आता ना। 16 आता है, बिल्कुल आता है, लिख दीजिए। टोटल 4 नंबर तो लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 12 हो गया, 16 हो गया। 16 के बाद अरे सीधी सीधी बात है, 4 का पाड़ा कर लो, 4 4 या 16, 4 5 या 20, तो 20 आ जाएगा। और 4 5 20, 4 6 या 24, 24 ले लो। अब बाकी कॉमा डेड कर दो, लास्ट टर्म लिख दो। भाई 250 तो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, 250 मल्टीपल नहीं। और सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन 10 एंड 250 के बिटवीन, मतलब इन दोनों के बीच में। भाई 250 से पहले वाला जो नंबर होगा वो लास्ट टर्म होगा। भाई कौन है, 249 है क्या, मतलब 249 नहीं है। 2 को 4 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, लेकिन 248 हो सकता है, मतलब डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म हमारी कौन हो गई, जी हो गई। भाई देखो फर्स्ट टर्म हमें पता है जे रही, सेकंड टर्म हमारी जे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। चलो फिर इसके बाद एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें से हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पहले an पता लगा लो, n पता लगा लो, सॉरी a पता लगा लो और d पता लगा लो। an क्या होती है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 248, बढ़िया है। तो लिख दीजिए 248 हमारे पास दी गई है, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन में साफ बोला है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, ओके। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी ये रही 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी कौन होती है, कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो डी है इक्वल में नेक्स्ट टर्म कौन हुई, जे 16 माइनस प्रीवियस टर्म 12, ठीक है। अच्छा किसी के मन में डाउट हो रहा हो कि सर आप यहीं पे क्यों कर रहे हो, तो मैं बता देता हूं बेटा, तो यहाँ पर भी करोगे ना कि 20 में से 16 को माइनस करोगे तब भी कितना, यही आएगा जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही कहा था कि भाई एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्पेशल नंबर जिसका किसी भी सीरीज में अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए, यानी कि ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसे ही हम कहते हैं, उस पूरी प्रोसेस को ही हम कहते हैं एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। चलो तो डी की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, ठीक है, बढ़िया है। ए की एन की पता है, ए की पता है, डी की पता है, फॉर्मूला पुट कर दो यार। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं सर ए एन इक्वल में ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस के 1 मल्टीपल में 3, डी ए एन क्या भैया 248, तो कह रहे हो सर 248 ए एन हो गया, ए की वैल्यू सर हमारी हो जाएगी 12 और n माइनस के 1 तो एज इट इज रहेगा, और d की वैल्यू सर हमारी हो जाएगी 4। भाई ये प्लस का है तो हमने एज इट इज लिख दिया, सिंपल बात है, मल्टीप्लाई तो करना ही है। 248 बच्चों 12 प्लस 4 को इंटू अंदर कर दो 4n, इसका इंटू इसमें कर दो माइनस के 4, बढ़िया है। 12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 12 में से 4 जाएंगे हमारे, तो बचेंगे हमारे कितने 8, ठीक है। 8 माइनस के इक्वल के बाहर यहाँ भेज दो, तो 248 माइनस की 8 हो जाएंगे, यहाँ 4n एज इट इज हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो लेस हो गया ना सीधी बात, तो यहाँ बचेगा क्या 240, ओके 4n। भाई 4 से सीधे सीधी बात है, कट रहा है, 4 एकम 4, 4 से काटो 4 5 20, 4 6 24 और 0, तो भाई n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60। हमें इनने बोला था कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। भाई 10 से लेके 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो 4 के हैं, तो वो हमें बता दो। एक तरीके से हमसे क्या बोला कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके नंबर ऑफ टर्म्स बता दो, तो वही नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 60। कितनी है बच्चों 60। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या नहीं है, क्या नहीं। अगर क्लियर हो गया है तो भाई इसको नोट डाउन करो फटाफट। वैसे ये चैप्टर बहुत अनोखा है, क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि भाई इसमें है ना कॉमन फैक्टर वाली बात है, कभी भी कोई भी वर्ड मिसिंग है, ए एन मिसिंग है, अगर ए एन मतलब लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला बना है उसका अलग से, ठीक है। अगर आपको अगर ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो आप लास्ट टर्म वैसे ही निकाल दोगे भाई, है कि नहीं भाई। बस
आप लोग इसे नोट डाउन करो, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए फाइंड आउट करता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कि मुझे कराना चाहिए। इतना याद रखना बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए ना तो आपकी है ना जो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है ना इस चैप्टर में से तो पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, वैसे मोस्टली जितने भी टॉपिक हैं मैं कवर कर लूँगा, आपको बता दें। बस आप लोग को मेहनत ये करनी है कि आपको हमारा साथ देना है, हमारे संग पढ़ना है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप मुझे समझेंगे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट जरूर लाऊंगा। और जितना हो सके हमारी इस वीडियो को शेयर करो बच्चों, आपके साथ साथ आप लोग के साथ साथ और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, बढ़ते हैं आ जाइए। आप लोग को मजा तो आ रहा है क्वेश्चन को समझने में? जिसको मजा नहीं आ रहा तो बता दो यार। अब यार यहाँ डांस करके तो नहीं दिखाऊंगा मैं, एटलीस्ट इतना तो कर सकता हूँ कि आप लोग के लिए भावनाओं को समझो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 यानी कि 38 एंड 16 टर्म इज 73 यानी 73। ओके भाई, क्वेश्चन तो अच्छा है, बढ़िया है क्वेश्चन। कहने का मतलब उसका यही है कि भाई हमें बता दो कि 31st टर्म क्या होगी। कोई भी सीरीज है, एक अकॉर्डिंग हमने अकॉर्डिंग बता दी, कोई सीरीज होगी उसकी हमें बस 31st टर्म बता दो कि क्या होगी। ठीक है, अब वो सीरीज भी हमें नहीं बता रहे भाई, ये सीरीज है तो हम निकाल लें। अगर ऐसा ही देता तो हमें तो उन्होंने बताता कि वही 11 टर्म हमारी 38 है, 16 टर्म हमारी 73 है। क्या 11 टर्म हमारी क्या है 38, 16 टर्म क्या है 73। ये तो उन्होंने बोलता, लेकिन इससे हम कैसे निकालें? हमें तो भाई 31st टर्म निकालना, वो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई हमें तो यार इनमें से कुछ भी डिनोट नहीं कर पा रहे। ए की वैल्यू भी नहीं पता, ना डी की वैल्यू पता है कि नहीं, है ना। नहीं, हमें लास्ट टर्म तो हमें ऑलरेडी मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें लास्ट टर्म तो ऑलरेडी हमें बतानी ही पड़ी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग टर्म क्या है, वही लास्ट टर्म एक तरीके से रह गई है ना। बात तो सही है आपकी, बढ़िया है। अब आप ये बताओ कि हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे या दूसरा फॉर्मूला? मैं बताता हूं, देखिए आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस सॉरी प्लस नहीं प्लस माइनस, ठीक है, ए प्लस माइनस 3d। ऐसे इस तरीके से सीरीज चलती जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में काफी बार अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब भाई हमें यहाँ पर है ना दिख रहा होगा कि हमें बोलता क्या है 31st टर्म। ठीक है, पहले नंबर आपको मैं बता दूं 11 टर्म का मतलब क्या होता है। जब भी आपसे बोला जाए 11 टर्म तो क्या कैसे डिनोट करेंगे अपन, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे ए क्या है हमारी A1 होती है यानी फर्स्ट टर्म, ये पूरी हमारी A2 होती है यानी सेकेंड टर्म। इस तरीके से सीरीज चलती है। ठीक है, ऐसे ही हमारी होती है A3 और ये होती है हमारी A4। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ तो कुछ है नहीं ए की पावर, है ना, 1 ही है, हमें इसको A1 मान रहे हैं। लेकिन यहाँ A प्लस की D है जिसमें D का मल्टीपल कौन है 1, जिसे हम A2 मान रहे हैं, है ना।
यहाँ पे a प्लस की 2d है, फिर भी हम इसे क्या मान रहे हैं, a प्लस a थी, मतलब थर्ड टर्म मान रहे हैं। तो भाई यार एक बात बताओ, यहाँ तो 2d लिखा है लेकिन फिर भी हम थर्ड टर्म मान रहे हैं, यानी कि इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी टर्म हमारे को दी जाती है उसकी एक कम इसकी फॉर्म में होती है। अगर मैं सही सही समझूं, अगर सही सही समझूं कि अगर मैं थर्ड टर्म है, वही अगर मैं आपसे कह दूं ये 11 टर्म होती, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर है ना थर्ड है, 3 है, 3 की जगह 2 आ गया, एक कम, तो यहाँ 11 होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, यानी कि अगर सही बोलूं तो a प्लस की 10d इक्वल में कितना हो जाएगा 38, जिसमें ad मतलब 10d जो है हमारा वो किसको डिनोट करता है, 11 टर्म को, किसको 11 टर्म को। ऐसे ही सेम टू सेम हमारा 16 टर्म क्या होता है, a प्लस की 15d इक्वल में कितना आ जाएगा 73, जिसमें a प्लस की 15d किसको डिनोट कर रहा है, 16 टर्म को। क्यों, मैंने बताया ना a प्लस की 2d थर्ड टर्म है, तो यहाँ 2d यानी यहाँ पे a3, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ 9 होगा, अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ 19 होगा, और अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ 11 होगा, और अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ 10 होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है बच्चों, बढ़िया। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई, लिखने का मेथड क्लियर हो गया ना, बढ़िया। तो भाई हमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, 31st टर्म। ठीक है, ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ना हमें कॉमन डिफरेंस पता, ना कुछ पता। तो भाई फर्स्ट टर्म को हम किस 31st टर्म को किस नाम से डिनोट कर सकते हैं, a प्लस के 30 टर्म, सॉरी एक मिनट, d के ऊपर नहीं लगेगा, देखो a प्लस की 30d इक्वल में क्वेश्चन मार्क कह लो या फिर जे लगा लो, a 31st। ठीक है बच्चों, जी हमें फाइंड आउट करना है। ओके ऑलराइट, इतनी बात जो मैंने आपको बताई क्लियर हो गई। जिस बच्चे को जी नोट डाउन करना फटाफट नोट डाउन करो, वीडियो को पोस्ट करके, क्योंकि मैं नहीं मिटाने जा रहा। ठीक है, अब मैं इसे ढंग से क्लियरली लिखूंगा। जो तो बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई, अब मैं जो बात लिखूंगा ना वो क्लियर होगा आपके अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसके पास क्या गिवन है, 11 टर्म हमें पता है। 11 टर्म को कैसे मतलब कैसे डिनोट करेंगे, हम करेंगे कैसे, a प्लस के 10d इक्वल में क्या हो जाएगा 38, ऐसे ही a प्लस के 15d इक्वल में 73। जी हमारे पास दोनों क्वेश्चन है, हमें निकालना क्या है 31st टर्म, यानी कि a प्लस के 30d इक्वल में a n की जगह पे आ जाएगा 30, क्योंकि जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, और नंबर ऑफ टर्म में हमें 31st नंबर की टर्म निकालनी, इसलिए 31st आ जाएगा। ठीक है जी, हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमें क्या नीड है, a की और d की, है क्या नहीं, a और d पता चल जाए तो हमें 31st टर्म पता चल जाएगी, बढ़िया। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा हो, जो बच्चा अगर ढंग से पढ़ रहा है, ढंग से दिमाग आ रहा है, वो सोच रहा होगा यार यहाँ पे एक चीज हो सकती है क्या, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, जो भी यूज करना है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को घटाने पर यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कट गया, तो यहाँ पे देखो ये 15 है और यहाँ 10 है, तो माइनस के 15 में से 10 जाएंगे, यानी कि 5d बचेगा, इक्वल में 73 है और 38 है। भाई 73 में से 38 लेस करने, तो 13 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है 35 आ गया, और ये माइनस का आया क्यों, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया 7। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस हमें 7 पता चल गया तो हम कॉमन डिफरेंस इन दोनों में से एक में रख देंगे, तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी, बढ़िया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d मीन्स कॉमन डिफरेंस इज वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a प्लस के 10 मल्टीप्लाई में d कितना है 7 इक्वल टू में 38, जे a प्लस के 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा बच्चों, लिख देते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट लिखने की सोच रहा था लेकिन छोड़ो, 38
लेस 70। बढ़िया बढ़िया, सही है, बढ़िया है। वेट अ मिनट, ठीक है। चलिए 70 में से 38 जाएंगे, कितने बचेंगे? 70 में से 38 जाएंगे, लगाओ। 70 में से 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ पे 6 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 बचेंगे, ठीक है। फिर 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पे 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, 3 क्या बचेंगे? माइनस के, तो माइनस की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। ए हमारे माइनस की मिल गई, बढ़ गया है। फाइंड आउट क्या करना है? इसे ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है? माइनस की 32, रख दो माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है? 7। निकालना क्या? ए 31st टर्म, यानी 31st टर्म निकालनी, तो अब निकल जाएगी हमारे को। इसे सॉल्व करना, जो भी सॉल्व करने के बाद निकलेगा वो 31st टर्म होगी। बढ़िया है, कर दो। माइनस के 32, 7 3 है 21, यानी कि 210। 210 में से 32 लेस कर दो, क्या आ जाएगा भैया? देखो 210 में से पहले 30 हटा दो तो 180 बचने चाहिए, 180 में से 2 हटा दो तो 178, 178 आ जाएगा हमारा ए 31st टर्म। यानी कि जो हमें 31st टर्म निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी हमें 31st टर्म, यानी कि तो वो हमारी क्या है? 178। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई। मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एपीक्यू बताया क्योंकि आपको ये बात समझ में आ सके कि हम जो टर्म हमें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, जब हमें सीरीज नहीं दी गई है तो हमें टर्म फाइंड आउट तो करनी है, कैसे भी करें, तो वही इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो ये पूरा वैल्यू, मतलब क्योंकि हमें पास सीरीज नहीं थी, उन्होंने हमें बोल दिया 11 टर्म की वैल्यू इतनी है, 12 टर्म की वैल्यू इतनी है, इससे निकाल के दिखाओ, तो इससे हमने निकाल लिया। इस तरीके से इसे फॉर्म में लिखते हैं, इसे जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं, जिसकी फॉर्म में हमने लिखा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया वीडियो को अभी लाइक कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है, ओके, और नोट डाउन कीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पे तैयार कर रहे हैं। फटाफट मिटाने जा रहा हूं, बस जल्दी। तो बच्चों चलिए, सो नाउ मैं अब इसे साफ कर रहा हूं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा थोड़ा सा और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप में से किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो। ऑलराइट, नाउ इज बेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो भाई इनका कहने का मतलब है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, यानी कि ऐसे कौन से 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है। तो भाई 3 डिजिट के नंबर हैं, यानी कि अगर आपको यहाँ पे हमें बोला जाए, कोई बच्चे जो हो रहे होंगे क्वेश्चन को ढंग से नहीं समझे होंगे तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपका कहने का मतलब ये है ना, कोई पहला वाला क्वेश्चन जिसमें हमें 4 का बताया गया था कि 10 से 20 to 50 के बीच में, तो हमने 4 की टेबल से काउंट करा था। नहीं 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 बेटा, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें क्वेश्चन साफ बोला है। क्वेश्चन पढ़िए, नीचे लाइन जो आपको दिख रही है उसमें पढ़िए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी 3 डिजिट के जो नंबर होंगे, 3 डिजिट के सॉरी सॉरी हाँ, तो 3 डिजिट के जो नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो भाई 100 से ऊपर की बात हो रही है, क्या 100 नंबर से ऊपर की, क्योंकि 100 नंबर 3 डिजिट का होता है, उससे ऊपर के जितने नंबर आते हैं 7 से डिविजिबल होते हों उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, मिनिमम मेरे ख्याल से 4 ले सकते हो, क्योंकि इसमें से हमें वैल्यू तो वही बतानी है ना। अब बात आती है कि डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है, बढ़िया है। तो भाई ऐसा है यार पानी पी लेता हूँ थोड़ा 1 मिनट भाई है।
चलिए, आई एम रेडी। क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना आपको पढ़ाते समय, तो बोलने से क्या होता है हमारे गले में भी थोड़ी दिक्कत होती है, जिसके चलते हमें पानी पीते रहना चाहिए। और मैंने अभी तक आपसे जब से वीडियो स्टार्ट करी पानी की घूंट तक नहीं पिया था, मैं इतना मगन था आपको पढ़ाने में। चलिए, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट। अच्छा तो ये 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए, तो भाई इतना तो दिमाग में आ गया कि 100 से ऊपर के नंबर होंगे, कि 100 नंबर तो 7 से डिविजन मतलब डिवाइड तो जाएगा ही नहीं। जिनको ये नहीं पता कि डिविजन मतलब क्या होता है, तो भाई 7 से डिवाइड ही जाता हो, सिंपल सी बात है, बढ़िया। अच्छा जी बताओ, हमें इतना पता है कि 7 से डिवाइड होता हूँ, तो 35 7 से डिवाइड हो जाता है ना? हाँ हो जाता है, लेकिन वो तो 2 डिजिट का है। लेकिन 35 का 3 टाइम्स करो तो वो तो 105 होता है। तो इसका मतलब हुआ अगर 35 7 से डिवाइड होता है तो 105 भी 7 से डिवाइड होगा। नाउ टेस्ट कर लेते हैं कैसे। 105 देखो, डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 10 में 7 जाए 3 बचे 3 5 मतलब 7 5 जा 35। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा स्टार्टिंग का नंबर जो होगा ना 105 ही होगा। 105 से पहले तो नंबर है ही नहीं जो डिवाइड जा रहा हो, है ना। तो वही फर्स्ट नंबर क्या हो गया 105। ठीक है, बढ़िया है। अब मुझे इस बात का जवाब दो, इसके आगे के नंबर आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि 7 से डिवाइड जाना चाहिए ना। तो इसका अर्थ हुआ कि 7 का गैप होगा, है ना, साफ बात है ना। तो 7 जोड़ दो इसमें 105 में, तो कितना हो जाएगा 112। 112 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 तो 8 9 होते हैं तो 119, और 119 में 7 जोड़ दो भैया कितना हो जाएगा 120 126। इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब आपके मन में डाउट होगा सर ये कहां तक जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन ने साफ क्या बोला, 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए, कितने जो मतलब डिविजिबल होने चाहिए। तो भाई 100 से चालू होती है, 100 से चालू होती है, लेकिन 1000 से तो नीचे होगी। कि 1000 क्या 4 डिजिट का होता है, लेकिन उससे नीचे वाली जो डिजिट होगी लास्ट जो 7 से डिविजिबल हो वो अपन को लिखनी है। तो जहां तक कि मैं जानता हूं कि इससे नीचे वाली डिजिट हम कैसे पता लगाएं, भाई मेरी नजर मेरे को तो आइडिया है कि कौन सी डिजिट होगी, वो होगी 994 समथिंग होगी, आई थिंक सो। टेस्ट करके देख लेते हैं। 994, ठीक है 994 है बच्चों। 994 को मैं डिवाइड मारूंगा, ठीक है 7 से, काटो 7 में 7, 9 में से 7 जाएंगे भाई, कितने बचेंगे 2, 2 को से दे दो 9 4 9 4 जा 9 3 21 9 4 जा 28, ठीक है। एक इसको दे दिया 9 2 जा 40, यानी कट रही है, ठीक है कट रही है। अब आप सोच रहे होगे सर आपने 994 क्यों लिया, तो भाई ऐसा है कि लास्ट में क्या नंबर है 4 है, 14 तो आते ही है 7 के टेबल में, है ना, और 1 भी आता है, बात तो सही है, 9 भी आता है। अगर मैं आपसे आंकड़ा लगा के बोलूं कि 1000 से नीचे है 999, बस मुझे इतना दिमाग लगाओ कि आप मन में मेंटली तो डिवाइड कर सकते हो ना। मैंने मेंटली डिवाइड करा कि 99,999 है, अगर 3 से डिवाइड कर रहे होते तो कट जाता, 7 से डिवाइड कर रहे हो नहीं कटेगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, हटा। लास्ट में क्या फिर मिला उससे ऊपर 8 तो यार इवन नंबर है, 7 तो ऑड नंबर है, नहीं कटेगा, हटा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर 7 टेबल में तो 28 आता है, क्यों नहीं कर सकता। तो बेटा देख इधर, अगर तुझे पता हो ना कि 998 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटा हमने तो कितना हो जाएगा 7 बन जा 7, 1 2 बचे तो उसको दे दो 7 4 28, इसको दे दो 18, लास्ट में आता है 18 आता है क्या पहाड़े में, नहीं आता, 7 आता है। अब इससे पहले देखते हैं 7 99 मतलब 998 था, 997 लोगे, वही यहाँ पे कटने के बाद कितना आएगा 7 है, वो मतलब 7 बचा, तो कटने के बाद 17 होगा, 17 आता है क्या, नहीं आता। अब आप सोच रहे होगे सर क्या, तो भाई यहाँ देखो हमने काटा था, एक बार कट गया 4 बार कट गया, लेकिन लास्ट में 2 बार क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पे 4 था और 1 हासिल आई तो 14 बन गया था। यहाँ पे 14 बनता है, नहीं बनता। यहाँ 18 आ रहा है ही नहीं पाड़े में, 18 है ही नहीं, नहीं 17 है, नहीं 16 है, नहीं 15 है, तो बचा कौन 994। तो इतना तो दिमाग आप लोग भी लगा सकते हो, लिख दो 994। तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या होगी 994, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो 994 हमारी लास्ट वैल्यू हो गई, ओके ऑलराइट। तो भाई जी बता दो, अब 99 वैल्यू तो हमारी लास्ट वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, चलो जी तो पता चल गई। अब हमें ये बताना है कि 99 मल्टीपल में मतलब 4 जो मतलब 994 जो है वो कौन सी टर्म है, बिकॉज उन्होंने बोला ना 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएं, तो वो तो लास्ट टर्म से तो पता चलेगा, इनडायरेक्टली तो बोल रहा है। तो भाई फॉर्मूला लगाओ, तो कौन सा वाला, AN
इक्वल में a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1 और d। an हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता है 105 है, d की वैल्यू क्या है, इसमें से इसको लेस कर दो, कितनी आ जाएगी भैया 112 में से 105 जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, अभी हम लोगों ने इसे कोई तो जोड़ के बनाई थी सीधी, तो d की वैल्यू हमें पता है ये 7 है क्योंकि 7 से डिविजिबल है, बढ़िया है। बस वैल्यू पुट कर दो, an की जगह 994, a की जगह 105, n हमें निकालना है, d की जगह 7, 99 इक्वल में 105, ठीक है, प्लस 7 इंटू 7 9 7 n 7 का इसमें 7 हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। 105 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 105 में से 7 जाएंगे, हमारे बचेंगे कितने 98 बचेंगे, 98 6 7 हाँ 98 बचेंगे, 98 को इधर ले आओ, 994 माइनस 98 और 7n तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। चलो अभी काम करो, 994 में 100 घटा दो और 2 जोड़ दो, ठीक है। सो ये ट्रिक होती है 98 को डायरेक्ट काटने की। तो 894 प्लस 2 896 डिवाइडेड बाय 7, काट दो, कट जाएगा तो कट जाएगा, देखते हैं कटता है कि नहीं। 8 7 जा 7, ठीक है, एक इसको दे दिया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 19 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 5 इसको देखो, 7 8 जा 56 होता है, हो जाएगा तो 128, यानी कि n की वैल्यू आ गई 128 टर्म। सो बच्चों 994 जो टर्म हमारी दी गई वो कौन सी 128 है, जो कि क्वेश्चन ने हमें डिनोट कर दिया। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट वो लोग हमें कमेंट में लिख के बताओ कि सर समझ में आ गया, और इसे नोट डाउन करो। तो बच्चों हो गया कि नहीं हो गया आप लोग का, एक बार कमेंट में बताइए मुझे। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो बहुत मजेदार है, आज हम उसकी स्टार्टिंग करा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। भाई 17 टर्म है, आपको ये बात तो पता है ना 17 टर्म कौन सी होती है, a प्लस के 16d, और 10 टर्म बता रहे हैं कौन सी होगी a प्लस के 9d, बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 टर्म को हमने 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, यानी कि 17 टर्म है, यानी कि a 17 है वो एक्सीड मतलब अधिक करी गई है, बढ़ाई गई है किससे 10 टर्म में, 10 टर्म में बढ़ाई गई है 7 से, तो यानी कि 10 टर्म कौन हो गई a10 प्लस 7। अगर a10 को 7 में मतलब 7 जोड़ा गया, 7 से बढ़ाया गया, तब जाके जो a टर्म है जब 7 से बढ़ाई गई तो वो क्या बन गई a17 टर्म हो गई। बात क्लियर है, वो तो साफ दिख रहा है a10 है, यहाँ पे 7 है, अधिक कर दिया तो a17 हो गया, ठीक है, बढ़िया। हमें फाइंड आउट करना है क्या, कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बतानी है, यानी d की वैल्यू बतानी है।
हमें सीरीज नहीं दी, कुछ नहीं दिया, हमें डी की वैल्यू बतानी है। हम कैसे निकालें? आराम से निकाल लें। कैसे? 17 टर्म पता है, 10 टर्म पता है। कैसे? जनरल फॉर्म ऑफ एबी में मैंने लिखा है ना फॉर्म में, इसे यहाँ पुट कर दो। 17 टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस के 16d। 10 टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस के 9d प्लस में 7। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, बढ़िया है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16d 9d इक्वल के बाहर यहाँ आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9d, यहाँ पे 7 बचा। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों? 7 बचेंगे क्या? हाँ 7 बचेंगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 7d इक्वल टू में 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। चाहिए हमें क्वेश्चन में पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बताओ बच्चों कैसा रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन था ना इजी, कुछ नहीं बस घुमा फिरा के बोल देते हैं, लेकिन है तो वही बात बोली जाती है। इसलिए मैंने आपको कॉमन फैक्टर फॉर्म से मैंने चालू किया। फटाफट से नोट डाउन करो। अगला जो क्वेश्चन है ना, मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग को करके दिखाना है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। और याद रहे, वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे कमेंट में अपना आंसर जरूर लिख के देंगे, ठीक है? जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ओके ऑलराइट। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है? ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन जो एकदम एज इट इज सेम टू सेम है जैसे मैंने पहले बताया था। यहां लिख रहा हूं, होमवर्क का है जो कि आपको करना है। विच टर्म भाई वैसे तो मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, क्यों? मानना पड़ेगा ना। आप में से कोई कह रहे होंगे सर आप क्या राइटिंग लिख रहे हो? मैं कह रहा यार मेरी राइटिंग ऐसी है, क्या कर सकता हूं। विच टर्म ऑफ द एपी, क्या दी गई सीरीज? 3, 8, 13, 18, लास्ट टर्म आपकी कौन सी हो गई? 78। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन याद है ना? बस फर्क क्या है, यहाँ पे थोड़ी सीरीज अलग थी। माइनस के 18 वाला याद है क्वेश्चन में मैंने समझाया था, बिल्कुल वैसे ही होना है। हमें यहाँ क्या बोल दिया गया? लास्ट टर्म दे दी गई है कौन सी? 78। ठीक है, हमसे कह दिया गया है कि हमें ये बताओ जो 78 जो टर्म है, मैंने बोला ना विच टर्म ऑफ एन एपी टाइप, यानी कि जो एपी है ना इसमें कौन सी टर्म ऐसी है जो, क्योंकि लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर की है? वो 78 है। अब 78 कौन से नंबर की टर्म है तो बताना है हमें। सिंपल सी बात है जी, आप लोग को होमवर्क में करना है जी, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है जी? आपको होमवर्क में करना है, तो फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लो और इसे भी नोट डाउन करो। और देखता हूँ नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन तो और भी बढ़िया है बच्चों जी, मुझे बताना बनता है, फिर वो क्वेश्चन आपको और नया टॉपिक सिखाएगा भाई। जो मैं बताना चाहता हूँ वो नया टॉपिक और समझ में आएगा आपको। वेट करिए जी, नोट डाउन करिए जब तक। सो बच्चों, अब मैं काम करता हूँ, जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बढ़िया सा, जो कि न्यू टॉपिक के बेस पे है, सारे टॉपिक आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अब आपको बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट ऐसी है ना, लास्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है बच्चों? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कह रहा है कि जो द फर्स्ट टर्म एपी इज 5, मतलब एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो बोलती 5 है, हमें पता है। लिख देता हूं, ए की वैल्यू 5 हमें पता है। और बोलता है लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म एन से डिनोट करते हैं। इसे हम एन जो है ना, इसे हम एल के नाम से भी डिनोट करते हैं, याद रखना, कभी भूल जाओ तो याद रखना। तो लास्ट टर्म हमें पता है 45, द सम इज 400, ठीक है? सम, अब आप सोच रहे होंगे सम क्या है, तो भाई ऐसा है, सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं। कैसे? एस एन से, जो कि 400 है। अब आप सोच रहे हो जी क्या चाहिए आपको, तो बच्चों जो नए फॉर्मूले की बात कर रहा हूं वो ये है, एस एन इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में ब्रैकेट में n माइनस के 1
डी। आई होप जी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखा है ये सही है कि नहीं, मैं कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। हाँ एकदम करेक्ट है, बस थोड़ा सा फॉर्म मैंने गलत लिख दी है, इसमें है ना जी कोस कब लगेगा, ठीक है जी सही है। देखिए तो ये फॉर्मूला लिख रहा है इसमें, अब ध्यान देना मेरी बात, जो एस एन है ना ये सम होता है। मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो जब हुई थी मेरी टोटल चैप्टर की, मैंने उसमें समझाया था, जब भी हम नंबर ऑफ टर्म का ये टोटल कहा जाए, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर की टर्म्स हैं उन सबका टोटल कर दें, तो हम किससे कैसे फाइंड आउट करते, तो इससे फाइंड आउट करते थे। तो इसी में इन्हें एस एन मतलब सम मतलब टर्म्स का उन्हें सम दे दी 400, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n/2, हमें पता है n जो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है 2 है। अब इसे कैसे इसमें फॉर्म में डिनोट करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन ने निकालने को बोला नंबर ऑफ टर्म निकालने को बोला, जो कि हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन लास्ट वैल्यू हमें पता है। तो भाई ऐसा है, इस फॉर्मूले को रीयूज करें, Sn n/2, ध्यान से सुनना देखना, 2a को आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, और यहाँ पर आप a प्लस में a लिख दो चल जाएगा, प्लस में n-1 d लिख सकते हैं ना अपन, तो 2a को तोड़ के लिख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा जी बताओ a प्लस के n-1 और d ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ओनली इतना, an का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले सिखाए थे, an इक्वल टू में a प्लस के n-1 ब्रैकेट बंद, फिर उसका इनटू में t बताया था, ये वही है, ठीक है। तो इसको अगर हम an लिख दें, इसकी जगह पर अगर an दिख रहा है इसकी जगह पर लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यानी कि एस एन इक्वल में n/2 a प्लस के ए एन, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बनता है, इसे यहां पुट करिए। तो भाई एस एन की वैल्यू क्या दी गई है 400, n/2, n की वैल्यू नहीं पता एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू 45, चलिए निकालिए और क्या है, n/2 दिया गया ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, मैंने ऐसा लगा दिया, आप लोग मत लगाइए, आप लोग ऐसा लगाएगा, ऐसा लगाइएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, 45 और 5 50 होते हैं, 50 यहाँ आ जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, काट दो 25 आ जाएगा, आ गया, 2 1 2 2 5 सॉरी 2 1 2 2 2 5 एंड 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है, 25 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 400 के यहाँ डिवाइड में 25 आ गया, यहाँ बचा ओनली है n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी पहले, ये आ गया n, 25 से काट दीजिए, डायरेक्ट काटना आता हो तो काट सकते हो, अदरवाइज छोड़ो, अगर काट सकते हो तो काट दो, 25 बन जाए 25, 40 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे 30 40 यानी 15 बचेंगे, 15 बचे तो 25 बन जाए ना, बन जाएगा, 15 बचे, 15 को आगे एडजस्ट कर दो यानी 0, यानी 150 हो जाएंगे, 150, भाई 25 के पारे में 150 कितनी बार आते हैं, 25 25 50, 25 चौक होते हैं 100, ठीक है, तो 25 चौक 100 है, तो 25 छिंग कितने हो जाएंगे 120 150 हो जाएंगे, बढ़िया 16 बार, यानी n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16। क्वेश्चन में पहला बोला था नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो वो नंबर ऑफ टर्म हमारी 16 है। अब हमें पता है कि n की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इन तीनों के माध्यम से, d की वैल्यू। अब कैसे, हमें एक पुराना फॉर्मूला नहीं है जो an का, जिसे हमने कन्वर्ट करा है, अब सेपरेट इस फॉर्मूले को सॉल्व करो अलग से, मतलब इसमें लेके नहीं, इस फॉर्मूले का काम तो खत्म हो गया, इतना ही कहीं सॉल्व करने का था, अब मैं जो न्यू फॉर्मूला होगा वो अपना वो लिखूंगा। तो बच्चों इसे मैं 2 मिनट के लिए यहाँ हट रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर लो, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और a की वैल्यू n की वैल्यू क्या निकल गई 16, लिख दिया। भाई 3 रिक्वायरमेंट है इसमें, जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ अवेलेबल है कर दो, an की जगह रख दो 45, a की जगह रख दो 5, n की जगह रख दो 16 -1 हो गए, मल्टीप्लाई में d आ जाएगा, अच्छा जी तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस जी तो होता है, 5 आ गए यहाँ, 16 में से कितने बचे 15, मल्टीप्लाई में d चल गया ऑलरेडी, यानी 15d हो गया, ठीक है,
45 सॉरी 45 है, ये प्लस में दिए गए 5, यहाँ ले आओ तो ये 40 हो जाएंगे। 45 में 5 जगह यहाँ आएंगे, ये माइनस की हो जाएंगे 5, 45 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 40, इक्वल में 15D। ठीक है, बढ़िया है, आंसर आ जाएगा। लगा के देखते हैं, आई थिंक सो गलत हो रहा है आंसर। चलो देखते हैं, 40/50 जी 5 से 3 बार गया, 5 से 8 बार गया, इससे ज्यादा कटेगा नहीं, तो यानी कि आंसर अपना क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 8/3 आ रहा है। अब इसको पॉइंट में कर सकते हो, अब 3 से भी काट दो तो पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को तो मेरी जो बुक है उसमें तो मेरे को जे दिया जा रहा है, तो इसलिए कोई इशू की बात नहीं। ठीक है बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ आप लोग के लिए, वैसे तो होगा नहीं। चलो ठीक है बच्चों, काफी है, सफिशिएंट है। तो आई होप आपको मेरा न्यू टॉपिक जो मैंने बताया था ये भी क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो, एक बार और चेक कर लेते हैं अब कोई मिसिंग तो नहीं रहेगा, अगर मिसिंग रहेगा तो मैं क्लियर करा देता हूँ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। बच्चों मैंने एक बार और देख लिया है, और एक लास्ट क्वेश्चन और है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा मिलता जुलता ही है इससे, लेकिन मज़ा आएगा आपको सीखने में। तो आई होप आप लोग रेडी हैं, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। आई होप वी आर रेडी कहना चाहिए, है ना, बढ़िया है, वी आर रेडी। चलिए इस फॉर्म से रिलेटेड ही है, इसलिए इसे छोड़ दिया मैंने ओनली। क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं ना। बोल रहा है भैया क्वेश्चन कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि बोल रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि स्टार्टिंग की 14 टर्म, उनका टोटल 14 टर्म का जो भी टोटल होगा वो 1050 है। क्वेश्चन का कहना चाहिए भाई टोटल टर्म को हम मतलब टोटल टर्म करते हैं, मतलब सम करते हैं तो उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं, तो एस एन इक्वल टू में क्या हो गया हमारा 1050, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 10 होगी, ए की वैल्यू हमें पता है चल रही 10, ठीक है। फाइंड द 20 टर्म हमें फाइंड करनी है, बढ़िया है भाई। क्वेश्चन में इससे ज्यादा तो हमें कुछ बताया ही नहीं यार, अब क्या करें, तो बचाओ बच्चों, क्या कर सकते हैं। भाई ऐसा है, यहाँ क्वेश्चन में हमें दे दिया गया एस एन की वैल्यू हमें पता है इतनी है, ठीक है, ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म हमें पता है इतनी है। भाई एक और चीज भी तो पता है हमें, क्या, एन की वैल्यू भी तो पता है हमें, कितनी है एन की वैल्यू अपनी 14 हो गई। अब आप सोच रहे हो कैसे सर, तो भैया सर ऐसा है कि इनने बोला कि फर्स्ट 14 टर्म का टोटल इनने बोल दिया 1050 है, तो इससे डिनोट होता है कि भाई 14 टर्म है टोटल, इनका टोटल उन्होंने कर दिया कितनी 1050 है, तो एन टर्म हमें पता चल गई 14 है, और ए हमारी फर्स्ट टर्म उन्होंने डिनोट कर दी 10, ठीक है। अगर 10 से हम करके चलेंगे आगे तो हमें पता चल जाएगी 150 तक हम पहुंच जाएंगे, जो कि 14 नंबर की टर्म, ठीक है। हमें ऐसे ही करके अब हमें बढ़ा के बताना है कि 20 नंबर की टर्म कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी 20 नंबर की टर्म की। तो बच्चों अच्छी बात है, फॉर्मूला सामने है, एस एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू भी पता चल गई, ए की वैल्यू भी पता है, तो भाई बचे क्या, डी की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो वैल्यू, है कि नहीं, तो डी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, सीधी सीधी बात है, फिर निकाल देंगे कौन सी 20 नंबर की टर्म भी, है ना। चलो पुट करते हैं यार, कैसे पुट करोगे, एस एन की वैल्यू क्या है 1050, एन की वैल्यू क्या है 14, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस इससे थोड़ा सा रिन्यूअल कर देता हूँ जी, सही है, ठीक है। एन की वैल्यू पता है कितनी है 14 माइनस 1, डी की वैल्यू पता है क्या, अरे नहीं पता, तो डी की वैल्यू निकालनी है, इससे डी की वैल्यू निकल जाएगी तब हम 20 नंबर की टर्म निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ तो डी से डिनोट हो रही है ना 150, 2 से काट दो 7 बार आ जाएगा, 7 आ गया, ठीक है, 2 10 जा 20,
14 में से लिखेंगे 13D। ऑल राइट, ओके, ठीक है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं बच्चों, अच्छी बात, 7 दिख रहा है यहाँ तो इसके मल्टीपल में ही है ना, 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बन जा 7, 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 3 बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 को इसको दे दो, तो 35, 7 5 35, और ये 0 लग गया ऑलरेडी, यानी 150 बार कट जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चलिए ओके, 150 आ गया, कट गया ना। चलो अब यहाँ क्या बचता है, 20 प्लस के 13D, 20 यहाँ आ जाएगा तो 130 हो जाएगा, ये कितना होगा 30D। बढ़िया, क्यों 20 यहाँ प्लस के यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, फंड 150 में से 20 जाएंगे, कितने बनेंगे 130, यहाँ तो 13 है, यहाँ पे 130 है, यानी कि 13 ये 1 टाइम्स है, ये 10 टाइम्स है 13 का, 13 का 13, 13 10 जा 130 है ना, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 10। बढ़िया, डी की वैल्यू में पता चल गई, बढ़िया है, अच्छी है, 10 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, 20 नंबर की टर्म। बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो, वी नो डैट क्या 20 नंबर को टर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म उसकी क्या होगी, a प्लस के 19D इक्वल टू में an नहीं, सॉरी A20। फाइंड क्या करना है ये, ठीक है, हमें a और d की वैल्यू पता है, लिख दो बस। a की वैल्यू क्या है 10, d की वैल्यू क्या है 10, एक क्या बात है, शाबाश, A20। तो वो 19 को इंटू कर दो 190 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 190, और 10 प्लस में चली जाए A20, 10 190 और 10 कितने हो जाएंगे 120। ओके, सही है कि नहीं, एक बार करेक्ट कर लूं, वेट करते हैं। ओ जी, क्या हो गया, सो सॉरी गाइस। 120 तो यहाँ तो अपन ने जो निकाली है वैल्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही निकाली है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है 20 नंबर की टर्म बोली है, और मैंने किस फॉर्म में निकाल दिया, जो फॉर्म मैंने आपको बताई है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जब इससे बोला जाए कि इससे फाइंड आउट करो, यानी कि इससे बोला जाए कि भाई ए और डी की हमारे पास वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं है, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लास्ट वैल्यू नहीं पता हो तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक सेपरेट ऑप्शन होता है इसका, है ना। लेकिन हमें जब ऑलरेडी पता है कि ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और एन की वैल्यू भी पता ही है, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू भी हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं पता, बाकी सबकी तो वैल्यू पता है, तो इसके हिसाब से देखा जाए ना तो हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। देखिए, तो और आप लोग तो समझ गए होंगे मैंने क्या गलती करी थी, है कि नहीं। तो बिल्कुल मतलब तरीका पूरा सही था, बस एक गलती क्या हो गई थी, मैंने डायरेक्ट लिखा था ना a प्लस के 19D इक्वल में क्या था, क्वेश्चन मार्क है ना, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, इक्वल में था हमारा A20 टर्म, है ना। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ जोड़ने में मिस्टेक कर दी थी, आई थिंक सो, लगता है मेरा दिमाग कहीं और होगा, इसी रीजन से ऐसी प्रॉब्लम होगी, आगे नहीं होगी। ए की वैल्यू पता है हमें 10 है, दोबारा से कर देते हैं 19 है, डी की वैल्यू पता 10 है, A20, ठीक है, इसका इंटू करा 190 हो गया था, 190 प्लस 10 कितने होते हैं 200, और मैंने कोई और वैल्यू लिख दी थी, मेरे को ऐसा याद है ना, 120 लिख दिया था, और मेरे दिमाग से जस्ट मतलब मिसिंग हो गई थी, शायद हो सकता है मेरा दिमाग यानी सुबह से ही ऐसे हो रहा है, शायद हो सकता है ऐसी गलती हो गई, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ आप लोग से, है ना बच्चों, इसलिए माफ करना कि यार ये गलती हो गई। लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना, हमें 20 नंबर की टर्म निकालनी, तो हम इससे जनरल फॉर्म ऑफ एबी में ऐसे डिनोट करेंगे, सीधी सीधी बात है यार, स्टार्टिंग से बताया गया है, a प्लस के 19D इक्वल टू में A20, a की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है 10, डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10 निकल के आई है, फाइंड आउट करिए हमने जो, तो बस फोटो कर दो एंड जोड़ दो, जो आगे क्या 200, यानी 20 नंबर की टर्म है ये हमारी 200। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी तो बिल्कुल आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, सॉरी अगर आप न्यू फैमिली मेंबर हैं हमारे, तो यार सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बिकॉज हमारे आने वाले जो भी अपकमिंग डेली एकदम एक्साइटेड अपडेट्स जो भी होंगी वो आपको मिल सकेंगे टाइम टू टाइम।
इसलिए सब्सक्राइब करिए, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।